अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। आज जो टॉपिक है जी वो सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 है नाइन्थ क्लास का। उसमें से टॉपिक है जी सेकंड टॉपिक है माइटोसिस। बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं स्पेशली शॉर्ट में। कभी कभार इसका जो प्रो फेस है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सबसे पहले आपने जो इसकी एमसीक्यूज करना है माइटोसिस में से, इसकी फर्स्ट लाइन पे लिखा होगा कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया था जी 1880s के अंदर वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अब जो वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया तो उसकी डेफिनेशन भी वहाँ से इन्वेंट की गई, जो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी नज़र आ जाएगी। पहली बात याद रखनी है आपने, माइटोसिस की वजह से दो डॉटर सेल बनते हैं। एक सेल डुप्लीकेट करके डबल होके दो सेल बनाता है। सेकंड चीज़, क्रोमोसोम की तादाद जो कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अगर वहाँ पे क्रोमोसोम लेट से इंसान का एक सेल है जिसमें दो केस होते हैं, या तो डिप्लॉयड सेल होगा तो 46 क्रोमोसोम है, या वो कोई हैप्लॉयड सेल होगा तो 23 क्रोमोसोम है। तो अगर इसमें क्रोमोसोम 46 है तो इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो होगा 46 ही होगा। लेकिन अगर इसमें 23 है तो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इसमें भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन के साथ ही आपको एक बॉक्स लिखा नजर आएगा, वहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज अहम है जी। दो तरह के बेसिक टाइप ऑफ सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंसान के अंदर। पहले सेल को कहा जाता है जी नॉर्मल बॉडी सेल, जिन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं। उनके अंदर हमेशा माइटोसिस होती है, जैसे कि हमारे एपिथेलियल सेल या न्यूरॉन ले लें, या आप रेड ब्लड सेल ले लें, वाइट ब्लड सेल्स ले लें, ये सारे के सारे हमारे सोमैटिक सेल हैं। इनके अंदर माइटोसिस। दूसरे जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल या जर्मलाइज सेल है या गैमीट्स कहते हैं उन्हें, उनमें हमेशा मियोसिस है, जो कि इसी दो तरह के होते हैं जी गैमीट्स, एक एग सेल एक स्पर्म सेल। अब ये माइटोसिस जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा नजर आ जाएगा, माइटोसिस के मेजर दो फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब जी न्यूक्लियस, काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। न्यूक्लियस का डिवाइड करना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, जबकि साइटो का असल में मतलब होता है जी सेल, लेकिन आपकी बुक्स में लिखा होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटो मीन सेल और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके दो हो जाए तो इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। जब सेल पूरा डिवाइड करके दो डॉटर सेल में शिफ्ट हो जाए या चार में शिफ्ट हो जाए, तो जब सेल डिवाइड कर जाएगा डेट इज साइटोकाइनेसिस। तो आज के लिए जो हमारा मेन फोकस होगा वो कैरियोकाइनेसिस के ऊपर है। तो कैरियोकाइनेसिस के फर्दर मेजर चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सीक्वेंस में याद करना, लिखना, बोलना, बताना जरूरी होते हैं। अब जैसे ही सेल के अंदर जो है वो प्रोफेज शुरू होता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। मैंने उन्हें उन चेंजेस को सिर्फ हाईलाइट किया, लेकिन आपने किताब से कंप्लीट याद करना है। सबसे पहला पॉइंट है, पहले पैराग्राफ में दो डेफिनेशन है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो सेल के अंदर जो उसका क्रोमाटिन मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो लूज थ्रेड लाइक मटेरियल की सूरत में मौजूद होता है सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस लूज थ्रेड लाइक मटेरियल को कहा जाता है क्रोमाटिन, TIN लास्ट पे आता है टिन। जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू करता है, प्रोफेज शुरू होता है, तो ये कंडेंस होता है। ये धागे वाला क्रोमाटिन कंडेंस होकर एक क्रोमोसोमल शेप में आना शुरू होता है। तो क्रोमाटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। तो ये पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये बतानी थी, अक्सर बच्चों को इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है। याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम असल में ये एक क्रोमोसोम है। असल में आपकी किताबों में ऐसे शो किया जाता है ये एक नहीं है, ये इसका एक डुप्लीकेटेड पोर्शन, मतलब ये एक क्रोमाटिड है और ये साथ इसका सिस्टर क्रोमाटिड है। तो ये क्रोमाटिड जो है बेसिकली क्रोमोसोम एक डुप्लीकेटेड हालत में, जिसकी आगे हाफ कॉपीज एक सेल में जाएगी, हाफ कॉपी एक सेल में। लेकिन असल में क्रोमोसोम ऐसा होता है, ये याद रखना आपने। सेंटर वाला हिस्सा जो क्रोमोसोम का होता है सेंट्रोमियर कहा जाता है। जो इसकी आर्म्स होती हैं, अपर शॉर्ट आर्म, जो लोअर है वो लॉन्ग आर्म होती है, उसे क्रोमाटिड कहा जाता है। अगर ये आमने सामने हो नीचे से या ऊपर से तो इन क्रोमाटिड्स को सिस्टर क्रोमाटिड्स का वर्ड कहा जाता है। अब होता क्या है, पहला चेंज है क्रोमाटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना शुरू होगा। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल धागे ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप में आना शुरू होंगे। सेकंड चेंज है जी एनिमल सेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली से कहा जाता है सेंट्रियूल, जो कि डुप्लीकेटेड हालत में दो एक्सिस के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे दो होती है, साथ में उसके एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो कुछ धागे बनाते हैं। इस डुप्लीकेटेड ऑर्गेनेली का जो मिक्सचर होता है उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रोसोम दोबारा से डुप्लीकेट करता है, मतलब होता एक है लेकिन डुप्लीकेट करते हैं दो हो जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही बनते हैं तो एक अपनी जगह पे रहेगा, दूसरा बिल्कुल मूव करता हुआ दूसरे ऑपोजिट पोल में आ जाएगा। लेट्स से कि एक सेंट्रोसोम ये है
दूसरा मूव करता हुआ ऑपोजिट पोल में इसके सामने बिल्कुल आ जाएगा। आप इस एक्सिस में बना लें या इस एक्सिस में, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, ऑपोजिट पोल में होने चाहिए। मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन यूज़ की अपने सेल्स के अंदर। अब जैसे ही ये सेंटर में आएगा तो इसके अंदर से कुछ धागे बन के निकलना शुरू हो जाएंगे। इन धागों को कहा जाता है जी स्पिंडल फाइबर, या इन्हें कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल। ये 3 बेसिक टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी किताब में एग्जैक्ट उनको डिटेल में बयान नहीं किया गया, इंटरमीडिएट में है कि ऐसे स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ जुड़े, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक स्पेशल प्रोटीन होती है साइड पे। इस प्रोटीन को जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू शो भी किया, थोड़ा सा अगर आप गौर कीजिएगा तो इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ने की सलाहियत रखते हैं। जो जुड़े क्रोमोसोम से उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल, जो ना जुड़े उन्हें कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल, जो आपकी बुक के अंदर है। एक और होते हैं जी एस्ट्रल, जिसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है। ये सारे के सारे धागे इन सबको माइटोटिक स्पिंडल या आम जुबान में स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोफेज के दौरान। लास्ट चेंज है जी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और सेंटर में न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस जो होता है या न्यूक्लियोलाई है, ये डिसअपीयर हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आखिरी पैराग्राफ जो है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, मैंने यहाँ पे फोकस भी करवाया और बोला भी है कि जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में है। तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। तो उनमें क्या चीज़ होती है, उनमें सेंट्रोसोम के बजाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिससे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के एग्रीगेट होते हैं, गुच्छे होते हैं, जिससे कहते धागे बन बन के निकलते हैं। उनमें सेंट्रियोल ऑर्गेनेली या सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। ये जैसे तमाम चेंजेस कंप्लीट आते हैं, सेल अपेयरेंस वाइज कुछ इस तरह की शेप में आ जाते हैं, देन सेल मूव टुवर्ड नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटा फेज। मेटा का मतलब होता है जी सेंटर या इक्वेटोरियल। जिस तरह जमीन का, अर्थ का इक्वेटर होता है सेंट्रल लाइन जो जमीन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही है, इसी तरह ये क्या होता है मेटा फेज में बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे क्रोमोसोम सारे के सारे आके अरेंज होते हैं। अब ये खुद अरेंज नहीं होते, असल में एक क्रोमोसोम को 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन से स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर के मुकाम से पकड़ा होता है, अटैच किया, जिससे क्या करते हैं उसको सेंटर में वो एडजस्ट करके बिल्कुल सेंट्रल लाइन में लाके एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक चेंज आता है जी, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर। ये इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मेटाफेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो काइनेटोकोर स्पिंडल उन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ा होगा, जो नॉन काइनेटोकोर है वो आपस में ही जुड़ जाते हैं आके दोनों साइड से, ठीक है। वो दोनों साइड से उसके बैक साइड पे समझ लें, वो सेल की शेप भी मेंटेन कर रहे होते हैं, तो सेल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपस में जुड़ जाते हैं। देन थर्ड फेज होता है जी एना फेज। एना का मतलब होता है जी ऑपोजिट। अचानक से ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर है शॉर्ट होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। इनके छोटे होने से, शॉर्ट होने से क्या होता है, क्रोमोसोम सेंटर से खिंचाव की कुव्वत का शिकार होता है, जिससे क्या होता है क्रोमोसोम को सेंटर से बिल्कुल खींचा जाता है, जिससे क्या होता है वो सेंटर से सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से टूट जाता है। आधा क्रोमाटिड एक तरफ पोल में और आधा क्रोमाटिड एक पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसे कहा जाता है जी एनाफेज। सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल। वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये इसका जी एनाफेज है, छोटा सा ही होता है। लास्ट है जी टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है जी एंड या अगेन। इसकी पहली लाइन आपने अंडरलाइन कर ली, जो मैंने लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज में भी आती है। इट इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जो चेंजेस प्रोफेज के दौरान आते हैं इनका रिवर्स हो जाता है सारा का सारा टीलोफेज में। लेट्स से क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने थे, क्रोमोसोम दोबारा से क्वाइल अनक्वाइल होंगे, खुलेंगे, दोबारा के दोबारा क्रोमाटिन बन जाएगा। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करके ऑपोजिट पोल में गया था, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये वहां के वहां ही रह जाते हैं। थर्ड है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन प्रोफेज में हुई थी, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दोबारा से क्या हो गए, डिग्रेड हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गए थे, डिग्रेड हो गए थे, टूट गए थे, गायब हो गए थे प्रोफेज में। टीलोफेज के दौरान ये दोबारा बनना शुरू हो गया, जिससे क्या होगा एक ही सेल के अंदर 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन चुके होंगे। तो असल में हम पा रहे थे कैरियोकाइनेसिस, तो इस तरह न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में जिसको मैं अभी बयान नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बयान किया जाएगा। सेकंड फेज होगा, इसकी मैं समरी दे रहा हूं आपको, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगा सेल के बिल्कुल सेंटर में जहां इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी वहां पे एक लाइन बनेगी। अगर वो एनिमल सेल होगा तो उस सेंट्रल डिवीजन लाइन को कहा जाता है जी क्लीवेज फरो, जबकि अगर वो प्लांट सेल होगा तो उसमें जो सेंट्रल लाइन होती है जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स से निकलने वाले वेजिकल से बनती है, उसे कहा जाता है फ्रैग्मोप्लाज्म या सेल प्लेट। वो बनेगी, सेल 8 शेप में आएगा और अचानक से सेल टूटेगा और 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो सारे के सारे वो दोबारा छोटे छोटे 2 सेल बन गए जो कि एक पेरेंट सेल की अलाइक कॉपी है। तो जो हमारी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी कि 2 सेल हैं, वो 2 के 2 डॉटर सेल बन जाएंगे।
क्रोमोसोम की तादाद जो कि लिख के तो या जाहिर करके तो नहीं दिखाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितनी थी उतनी ही रहेगी। आधा आधा क्रोमेटिन मटेरियल डिवाइड होने से हर सेल को सिर्फ इक्वली जो है, अगर नॉर्मल डिवीजन हो रही है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पोर्शन मिलेगा। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।